हमारा देश जिस विपदा से निकल रहा है उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने अपनी तरह से मदद कर सकता है। मैंने सोचा कि मेरी जो न्यू मेथड मैंने डेवलप किया है पिछले 12 साल से, तो वो मैंने काफी सारे कोरोना पेशेंट्स को दिया और वो बहुत आसानी से ठीक हो गए। तो मैंने सोचा कि मेरा कंट्रीब्यूशन आज देश की विकट स्थिति में यही होगा कि मैं सबको समझाऊं कि ये जो नेचुरल मेथड है इसको अपनी लाइफ में जोड़े और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। शुरुआत में एक कहानी से करती हूँ। एक राजा था, उन्होंने अपने दरबारियों को बोला कि एक ऐसा वाक्य ढूंढ के लाओ, सबसे अच्छा वाक्य जो मैं अपनी अंगूठी में लिख सकूं। तो दरबारियों ने बहुत मेहनत की और एक वाक्य ढूंढा और वो वाक्य था, दिस टू शैल पास अवे, यह भी चला जाएगा। तो मित्रों, कोरोना के लिए भी यही है कि यह भी जाएगा, क्योंकि हमारे पिछली हिस्ट्री में जितने भी पैंडेमिक्स आए हैं वो 2 से 3 साल रुके हैं और चले गए हैं। परमानेंट क्या रहता है? परमानेंट वो रहता है किस तरह से हमने अपना दायित्व निभाया जब देश विकट स्थिति में था। आप जानते हैं, जब देश गुलाम था, झांसी की रानी ने क्या किया, तिलक ने क्या किया, सावरकर ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, ये सब हम कभी नहीं भूल सकते। तो हम मतलब मेरी आज की मीटिंग का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि हम अपनी तरफ से हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर हम सब ये करने में जुट जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये समस्या बहुत कठिन होगी। तो ये जो नई पैथी डेवलप की है उसका मैंने नाम रखा है होलिस्टिक मेडिसिन, समग्र चिकित्सा। और ये बहुत ही आसान इसलिए है क्योंकि मैंने हर चिकित्सा विधा से कुछ कुछ लिया है और जो सर्वश्रेष्ठ है वो लिया है, जो सरल है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और उन सबको जोड़ दिया है। तो जब मैं ये पैथी किसी को देती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। और ये इतनी अच्छी तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है कि हम बहुत सारी बीमारियों को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये विधा जड़ से बीमारी को ठीक करती है। दवाओं का सिर्फ विटामिन इस्तेमाल होता है और कुछ भी नहीं, और बाकी जो सारी दवाइयां हैं वो इमरजेंसी में इस्तेमाल होती हैं। तो आए हम चलते हैं कि आज की विकट स्थिति में ये जो होलिस्टिक मेडिसिन है, समग्र चिकित्सा, ये हमें कैसे मदद करेगी। तो हम पहले उस ग्रुप को लेते हैं जिस ग्रुप में अभी कोरोना नहीं है। तो हम कहते हैं जैसे हमको एक युद्ध में जाना है और तैयारी करना है तो हम पहले से तैयारी चालू कर देते हैं। तो वैसे ही जिन लोगों को कोरोना नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी से और इतना ज्यादा फैल रहा है कि हम सबको तैयार रहना है कि जिस दिन कोरोना हमारे शरीर में आएगा हम बहुत विश्वास के साथ, हमारी इम्यूनिटी के साथ उसको बहुत इजीली हरा देंगे। तो सबसे पहले ये होलिस्टिक थेरेपी सिखाती है सफाई। सबसे पहले है हमारी इंटेस्टाइन्स की सफाई, पेट की सफाई, आंतों की सफाई, क्योंकि जब आंतें बहुत साफ रहती है तो हमारे शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया पनप नहीं पाता है। दूसरा, स्किन भी साफ रखना है, पूरा शरीर साफ रखना है। तीसरा, इसके साथ हमारा मन भी साफ रखना है। मन में जब अच्छे विचार आते हैं तो हमारे हार्मोन्स अच्छे होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि क्लीनिंग द इंटेस्टाइन्स के साथ क्लीनिंग द सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, सद्भावनाएं रहती हैं, तो हमारे हार्मोन्स भी अच्छे डेवलप होते हैं और उनके कारण हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बहुत सालों से भूल रहे हैं, वो है सूर्य स्नान। हमारा देश इतना लकी है कि 10 महीने 12 महीनों में से हमें धूप मिलती है। हम सुबह की धूप ले सकते हैं, हमें उसकी आदत डालना है, धीरे धीरे अपने आप को एक्लेमेटाइज करना है कि थोड़ी और ज्यादा धूप ले पाए। तो ये धूप अपने आप में इतना बड़ा शस्त्र है ये कोरोना से लड़ने के लिए, कि हम हिंदुस्तान में तो मेरे हिसाब से कोरोना इतना ज्यादा होना ही नहीं था अगर हम पुराने जमाने की एंशियंट टाइम का सारा नॉलेज फॉलो करते तो पर अनफॉर्चुनेटली हम भूल चुके हैं, हम उसको वापस लाना चाहते हैं, और यही समग्र चिकित्सा है, यही होलिस्टिक मेडिसिन है। फिर हम खाने पे आते हैं। दोस्तों, समर्थ रामदास ने जब खाने को डिस्क्राइब किया था, उन्होंने एक श्लोक दिया था जो काफी सारे लोग खाना खाने के पहले हाथ जोड़ के वो श्लोक बोलते हैं। और उस श्लोक में ये है कि ये खाना हम स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, ये खाना हम पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, ये खाना हम इसलिए खा रहे हैं कि शरीर की जो जो जरूरतें हैं वो पूरी हो, ताकि हमारा शरीर एक किले के समान मजबूत हो जाए,
ताकि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमें हरा नहीं पाए। सुषमा रावत। इसके बाद धीरे धीरे हमको, जो लोग अभी ग्रसित नहीं है कोरोना से, उन लोगों को धीरे धीरे अपना व्यायाम बढ़ाना है। और व्यायाम भी एक इतनी अच्छी चीज है कि उसके तहत भी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। देखिए हमारे सभी मसल स्ट्रांग होंगे, हमारे सांस लेने के जब मसल स्ट्रांग होंगे, हम बहुत अच्छे से प्राणायाम कर पाएंगे। तो जब हमारी बीमारी आएगी तो हमारा ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे जा ही नहीं सकता। तो हमारा मेन मकसद है जब हम स्वस्थ है कि हमारे मसल्स को स्ट्रांग करो। और मसल्स को स्ट्रांग मतलब सांस लेने की मसल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम की मसल्स, ताकि हम इतना अच्छा प्राणायाम कर पाए कि ऑक्सीजन लेवल हमारी बीमारी में कभी 95 से नीचे जाए ही नहीं। मैंने सद्भावना की बात की है, हार्मोन्स अच्छे बनते हैं। हमको एक और चीज सीखनी है जो हम बहुत कम सीख पाए हैं, वो है देश के लिए समर्पण। अगर आप बायोग्राफीज पढ़ेंगे सावरकर की, तिलक की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, झांसी की रानी की, हम अपने आप में को एनर्जाइज करते हैं बायोग्राफीज को पढ़ के। और हमें फिर वो भावना आती है कि जब इन लोगों ने इतना किया है, हम कुछ तो करें हमारे देश के लिए। उसके बाद हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम स्वस्थ हैं तो हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज को फैलाएं। जो भी पॉजिटिव होता है वो सबको फैलाएं, और अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उसको वहीं के वहीं दबा दें। क्योंकि एक हमारे देश में माहौल बनता जा रहा है, डर डर का माहौल, भय का माहौल, उसको हमें हटाना है। और ये मीटिंग का एक और बहुत बड़ा मकसद है। तो हम ये प्रण करेंगे कि हम जो पॉजिटिव न्यूज है उसको बहुत अच्छे से फैलाते जाएंगे, जो नेगेटिव न्यूज है उसको अपने पास ही दबा के खत्म कर देंगे, ताकि पूरे समाज का मनोबल अच्छा बना रहे। उसके बाद हम आते हैं कि अगर हम बीमार हो गए, संक्रमित हो गए, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखना है। क्योंकि हमने इतने दिन अपने शरीर पे मेहनत की है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग की है, हमारे शरीर को किले जैसा स्ट्रांग किया है, तो हम ये वायरस को जरूर हरा पाएंगे। तो अपने आप को हर दिन हर पल समझाना है। अगर मन डरता है, जैसी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, मुझे पता है कि कैसे कैसे डर आता है, डर के कारण कैसे कैसे हमारे नेगेटिव हार्मोन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं। तो हमको अपने आप को मजबूत करना, टॉक खुद से बात करनी है। मैं तो हरा वायरस को हरा दूंगा, मैं जीतूंगा। दूसरा कि फिर भी मन नहीं संभलता है, तो हम लिख लिख के अपने आप को रिमाइंड करेंगे कि मैं तो इस बीमारी को हरा दूंगा, मैं वायरस को हरा दूंगा और मैं जीतूंगा। फिर भी मन हारता है तो हमारे पास प्रार्थना है। फिर भी मन हारता है तो हमारे पास बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। ये बीमारी में क्या हो रहा है आप सबको पता है। बुखार आता है, सर्दी खांसी, दस्त, पूरा शरीर दुखता है, थकान आती है, कमजोरी आती है, मुंह कड़वा होता है, किसी किसी की नींद में भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम पहले तो प्रण करेंगे कि हम घर पे रह के ही ठीक होंगे। दूसरा, हम होलिस्टिक थेरेपी से ठीक होंगे, होलिस्टिक मेडिसिन से ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे 4 वाइटामिन के पास। 4 वाइटामिन जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी कर देते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। तो जब हमारी बीमारी चालू होती है तो हम 10 सैशे को 20 दिन में खत्म करेंगे, आधा सैशे पर डे, सब्जी के सूप में 1 चम्मच तेल डाल के। तो ये विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग कर देता है। दूसरा विटामिन है, अच्छा मैं आपको विटामिन डी के बारे में कुछ साइंटिफिक स्टेटमेंट्स भी बताना चाह रही हूँ। कि हम विटामिन डी कोरोना से कैसे लड़ता है। फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स को मजबूत कर देता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है, कोई सा भी वायरस बैक्टीरिया आ जाए उसको हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम मार गिरा सकता है। दूसरा, जब विटामिन डी हमारे शरीर में अच्छे लेवल पे रहता है तो हमारे शरीर में 2 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम है कैथेलिसिडीन, दूसरा का नाम है डिफेंसिन। तो ये बहुत जल्दी वायरस को किल कर देते हैं, वायरस का मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं। तो बीमारी बिल्कुल हल्के से आके निकल जाएगी। आपको हल्का सा पता चलेगा कि थोड़ा सा शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ है और बीमारी चली गई है। और ऐसा बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हुआ है जो विटामिन डी बहुत रेगुलरली ले रहे हैं। तीसरा है कि पहले 7 दिन तो वायरस मल्टीप्लाई होता है, जिसमें हमने देखा कि ये 2 केमिकल्स उसको हरा सकते हैं। 7 दिन के बाद क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी जो जिसकी कमजोर है,
वो है ना पागल जैसी ओवर रिएक्ट करती है, और उसको बोलते हैं हम साइटोकाइन स्टॉर्म। और जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है उसमें ये निमोनिया और बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इमरजेंसी आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाते हैं। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आए, इसके लिए विटामिन डी बहुत अच्छा काम करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव है। डॉक्टर W.B. ग्रांट इतने अच्छे डॉक्टर साइंटिस्ट हैं कि उन्होंने लास्ट ईयर जब मार्च में कोरोना आया था, उन्होंने अप्रैल में ये वाला पेपर पब्लिश कर दिया था कि साइटोकाइन स्टॉर्म को विटामिन डी रोक सकता है। तो अब हमें डरने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ विटामिन डी हमें लेना है पाउडर के रूप में और सूर्य स्नान के रूप में। विटामिन डी हमको ना बैलेंस रिएक्शन देता है, वायरस आएगा तो उसको किल कर देगा, ओवर रिएक्शन होगी साइटोकाइन स्टॉर्म उसको भी कंट्रोल में ले लेगा। मतलब आप देखिए कितना अच्छा विटामिन है। फिर उसके बाद ये और भी बहुत सारे लोगों ने स्टडीज की हैं और उन्होंने बताया है कि ये विटामिन हमें कोविड-19 पेशेंट्स में बहुत मदद करेगा। अब देखिए कितना बढ़िया ग्राफ है। ये ग्राफ 60 साल की उम्र के लोगों के ऊपर बनाया गया था, जब विटामिन डी लेवल 17 के करीब था तो डेथ रेट बहुत हाई था। जब विटामिन डी 34 के आसपास आ गया, डेथ रेट 0 हो गया। देखिए ग्राफ तैयार हो गया है। अब तो हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि विटामिन डी कोरोना डिसीज में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो चलो विटामिन डी के बाद हम आते हैं विटामिन ए पर। विटामिन ए की सिर्फ 4 गोलियां लेना है, ऑल्टरनेट डे 8 दिन, हमारा कोर्स पूरा हो जाता है, वो भी सब्जी के सूप में 1 चम्मच तेल के साथ। क्योंकि ये दोनों विटामिन ए और विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनके साथ फैट लेना जरूरी है, नहीं तो इनका अब्सॉर्प्शन नहीं होता है। तीसरा है विटामिन सी, जो इम्यूनिटी के काम करता है। विटामिन सी हम 15 गोली लेंगे, 1 गोली रोज एक बार पानी के साथ, और एक मल्टीविटामिन लेंगे। कभी गलती से कोई बी कॉम्प्लेक्स सीरीज का विटामिन हमारे अंदर कम हो तो वो भी पानी के साथ। तो फ्रेंड्स जब हमको बीमारी होती है तो हमें 4 विटामिन पे का सहारा लेना जरूरी है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी और मल्टीविटामिन। ये हो गया। दूसरा काम आता है हमारा पेट साफ। बीमारी में पेट साफ रखना इतना बड़ा और इतना अच्छा काम है कि वो बीमारी टिक ही नहीं पाती है। और ये मैं पिछले 12 साल से देख रही हूँ, कितने भी कठिन पेशेंट्स हो, अगर मैंने पेट साफ करा दिया तो वो बीमारी बहुत जल्दी चली जाती है। और पेट साफ हम किस तरह से कराएंगे? हम एक बिस्कोडिल टैबलेट आती है जिसको ब्रांड से गर्बेसा या डल्कोलेक्स, 1 गोली शुरुआत में ले लें, 1 गोली 7 दिन बाद ले लें पानी के साथ। या फिर हम साइरप भी आता है ड्यूफा लैक्ट्यूलोस, तो वो भी हम 10 ml रोज रात को अगर लेते हैं तो उससे हमारा सुबह पेट साफ हो जाएगा। कुछ लोग मेरे जैसे कुछ लोग दवाइयाँ बहुत कम पसंद करते हैं, तो हम नेचुरल चीजें भी हमारे पास, जैसे त्रिफला है, त्रिफला बहुत अच्छी चीज है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा, वो 1 चम्मच सुबह शाम लेंगे गर्म पानी के साथ, सेंधा नमक डाल के, बहुत फायदा करता है। इसबगोल भी ले सकते हैं। और फाइनली मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, एनिमा, वार्म वाटर एनिमा या प्लेन वाटर एनिमा। दोस्तों विश्वास रखो मेरा कि ये नेचुरल चीज है, ये नेचुरोपैथी का सब्जेक्ट है, ये सदियों से हमारे देश में है, अंग्रेज आए थे उसके पहले से भी है हमारे देश में एनिमा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे पता है कि जब भी मैं किसी को बताती हूँ तो उनके तरफ से रेजिस्टेंस आता है, वो 1-2 महीने की देर कर देते हैं, पर जब भी वो लेने लगते हैं उनको इतना फायदा समझ में आता है, फिर वो पश्चाताप करते हैं, अरे हमने आपकी बात पहले क्यों नहीं मान ली। बहुत सारे लोग इसका अपोज करते रहते हैं, परंतु मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ एनिमा बहुत अच्छी चीज है। और मेरे काफी सारे पेशेंट्स जो कोरोना के बहुत कठिन पेशेंट्स थे, उन्होंने एवरीडे एनिमा लेके बिना दवाइयों से, जो अभी चल रही है दवाई, बिना दवाइयों से ठीक हुए हैं। फिर हम आते हैं बैलेंस पे, जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, वात पित्त कफ। तो ये कोरोना क्या है? ये कोरोना पित्त है, एक्सेस पित्त। इतनी गर्मी शरीर में हो जाती है तो हम लोअर अपडाउन पे नल के पानी की ठंडी पट्टी, कॉटन की पट्टी डबल फोल्डेड अगर रखते हैं और आधे आधे घंटे में चेंज करते हैं पूरा दिन, तो हमारे शरीर की गर्मी कम हो जाती है। जब हमारी शरीर की गर्मी बढ़ती है फ्रेंड्स, तो हम बेड रिडन हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम बिस्तर पे चले जाए और हम उठ के खड़े ही नहीं हो।
और मैंने ये भी देखा है, जब मैं जूम मीटिंग पे कोरोना पेशेंट से डिस्कशन कर रही थी, कि उनकी जो स्थिति थी उसके बाद वो सारे जो एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल उन्होंने लिए, उसके बाद और भी गर्मी हो गई, और उसके बाद वो पेशेंट बिल्कुल बेड रिडन हो गए। उसके बाद जब उन्होंने दवाइयां बंद की, पानी पी के उल्टी की, सारी गर्मी निकाली, एनिमा लिया, उसके बाद वो खड़े हो पाए। तो हमारे शरीर का जो वात पित्त कफ का बैलेंस है, वो भी बैलेंस अच्छा होना इतना जरूरी है। उसके बाद आता है खाना। संस्कृत में एक बहुत बढ़िया श्लोक है जो अभी 2 दिन पहले डॉक्टर त्रिपाठी ने भी बोला। आयुर्वेद का श्लोक है, लंघनम परम औषधम। मतलब लंघन करो, मतलब परहेज करो। जैसे हमारे किसी को बीमारी आती है कोरोना की, उसका शरीर बहुत शिथिल हो जाता है, उसकी मांसपेशियां बिल्कुल शिथिल हो जाती है। तो आप कैसे सोचते हो कि आंतों की मांसपेशियां, इंटेस्टिनल मसल्स स्ट्रांग रहेंगी? रह ही नहीं सकती है। तो हमको ऐसा खाना खाना है जो आराम से पच जाए, और वो है फल, फलों का रस और सब्जियों का सूप, मुनक्का का पानी। ये जो फल और सब्जियों का सूप मैंने चुना है, ये इसलिए चुना है, सबसे पहले ये पेट साफ बहुत अच्छे से कर देता है, दूसरा इसको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, और तीसरा ये सारे विटामिन और मिनरल्स देता है जो हमको कोरोना से लड़ने के लिए चाहिए। अगर सपोज कोई जिद करता है कि नहीं हम तो रोटी खाएंगे, सब रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, चावल खाएंगे, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खाना है ये हमारी आंतों से आगे खसकेगा ही नहीं, क्योंकि आंतें उतनी ही शिथिल है जितने उसके हाथ पैर शिथिल है। आप इंटेस्टिनल मसल्स की स्ट्रेंथ जान सकते हैं हाथ पैर को देख के। तो वो खाना खसकेगा ही नहीं, तो वो वहां सड़ेगा, उसमें से टॉक्सिन निकलेंगे, बीमारी और ज्यादा बढ़ेगी, और फिर हम आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे। तो वो संस्कृत का वो श्लोक इतना सच्चा है। मुझे पता है, मैं एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए भी आयुर्वेद का ये श्लोक मान रही हूँ, क्योंकि ये मेरे धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है, और मैंने 12 साल पे इस पे बहुत सारा अनुभव लिया है। पिछले 12 साल में मेरे सारे पेशेंट्स जानते हैं कि जैसे ही वो मेरे पास आएंगे, सबसे पहले मैं खाना बंद करके फल सब्जी पे आ जाऊंगी। तो बहुत ही काम की चीज है, और बहुत जल्दी हम कोरोना से बाहर आ सकते हैं। मेरे ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स को तो पता ही नहीं चला कोरोना आया और गया, उनको कोई धक्का ही नहीं लगा उनके जीवन में। उसके बाद हम जानते हैं कि हम कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन लेवल 95 के ऊपर है, हम बिल्कुल सेफ हैं। तो मैं सबको एडवोकेट करती हूँ कि 1 से 3 घंटे के अंदर 10 मिनट का प्राणायाम जरूर करें। मैंने ये भी अनुभव लिया है कि जो पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल 95 के नीचे चला जाता है, और अगर वो पेट के बल लेट जाते हैं और फिर प्राणायाम करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल 15 सेकेंड, आज सुबह ही मेरी एक पेशेंट से बात हुई है, मैंने कहा कितनी देर में वो 80 ऑक्सीजन 95 पे आया, तो वो बोला 15 सेकेंड। मुझे भी विश्वास नहीं होता, पर ये हर बार ऐसा हो रहा है कि जब भी उस पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नीचे जाता है, वो पेट के बल लेके प्राणायाम करता है और उसका ऑक्सीजन लेवल 95 के ऊपर आ रहा है, और वो इतनी मुसीबत है कि भी घर पे रह के, और अकेला अकेला है, माता पिता किसी और शहर में, ये अकेला एक कमरे में रह रहा है, अपने आप को मैनेज कर रहा है, न दवाइयां लेके न हॉस्पिटल जाके, और पूरा ऑलमोस्ट 90% वो ठीक हो चुका है। उसके बाद हमने ये भी समझ लिया है कि हमको अपना इमोशंस अच्छे रखने। इमोशंस फ्रेंड्स सबसे फास्ट एक्टिंग कोई एलिमेंट है हमारे शरीर का, वो है इमोशंस। आप जानते हैं, एक गलत न्यूज किसी को सुना दो और उसका हार्ट अटैक आके उसकी डेथ हो सकती है। कितने ही लोगों को जब सांप काटता है, भले ही वो नॉन पॉइजनस है, पर उन्होंने देख लिया ना कि सांप काटा है, उनको जो दहशत होती है वो हार्ट अटैक से वहीं के वहीं मर जाते हैं, और उस सांप तो बेचारा नॉन पॉइजनस था। आपने ये भी सुना होगा कि राम को जब वनवास हुआ था, तो उनके पिताजी दुख में ही खत्म हो गए थे। इसी प्रकार महर्षि अरविंद का भी ऐसे ही हुआ था। जब वो वापस विदेश से शिक्षा प्राप्त करके भारत आ रहे थे, तो महर्षि अरविंद के फादर को गलत न्यूज मिली कि वो जहाज डूब गया है, और उस जहाज में वो थे ही नहीं, पर वो न्यूज सुन के उनके फादर की डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी कहानियां सुना के यही बताना चाहती हूँ कि इस कठिन परिस्थिति में हमको अपना इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छी रखनी है, इमोशनल स्टेटस। और उसके लिए आपके पास जितनी चीजें
आप इस्तेमाल करते हैं, अनुभव करते हैं, और आपका इमोशनल बैलेंस अगर अच्छा रहता है तो आप पूरी दुनिया को भी स्प्रेड कीजिए। ये समय ऐसा है कि निस्वार्थ भाव से हमको अपने हमारे अंदर जो हम अनुभव अच्छे हैं वो सबको स्प्रेड करना है। अब आप बोलेंगे कि मैं ये एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल क्यों नहीं दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ये व्यक्ति एंटीवायरल खाता है, एंटीबैक्टीरियल खाता है, इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि वो बेचारा इंसान अब बिस्तर से ही नहीं उठ सकता। दूसरी बात, ये एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल पेट को साफ ही नहीं होने देते, जबकि मेरा इलाज का पहला स्टेप है कि पेट 100% साफ होना चाहिए। तो इसीलिए मैं डरती हूँ कि जब मेरे पेशेंट ने अगर एंटीबायोटिक और एंटीवायरल खा लिया और पेट साफ नहीं होगा तो बीमारी जरूर बढ़ जाएगी। और ये दवाइयाँ कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है कोरोना के लिए। आपको ये विश्वास दिलाने के लिए सेशन है कि इम्यूनिटी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है ये दवाइयों से। ये जितनी भी दवाइयां हैं जो आज हमारे पूरे देश के लोगों को याद हो गई हैं, उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हमारी इम्यूनिटी है। तीसरा कि मैं स्टीरॉइड्स भी बिल्कुल पसंद नहीं करती। स्टीरॉइड्स के बारे में मैंने बहुत पढ़ा, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब माइल्ड और मॉडरेट केसेस को बिल्कुल स्टीरॉइड्स नहीं खाना चाहिए। जो लोग घर पे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, उनको स्टीरॉइड्स नहीं खाना चाहिए। अगर जो आईसीयू में है, जिसका जीवन मरण का सवाल आ गया है, हाँ, उसको स्टीरॉइड्स मिले और उसकी जान बच जाए, तो स्टीरॉइड की जगह वहां है, न कि घर में। घर में स्टीरॉइड्स की जगह नहीं है। देखिए, आप स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, जैसे युद्ध चल रहा है और एक सेनापति है, युद्ध स्टार्ट हुआ, सेनापति ने बोल दिया सारे सैनिकों को कि अपने हथियार डाल दो। ये काम करता है स्टीरॉइड। स्टीरॉइड हमारा पूरा इम्यून सिस्टम को सबसे पहले नॉकडाउन कर देता है। तो हाँ, अगर सैनिकों ने हथियार डाल दिए तो यहाँ से युद्ध तो नहीं होगा, पर युद्ध हम हार जरूर जाएंगे। और इसके अपोजिट विटामिन डी क्या करता है, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है, अपने सैनिकों के शस्त्रों को मजबूत करता है और हमको लड़ाई में जिताता है। और फ्रेंड्स, आपको बताते हुए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि स्टीरॉइड्स और विटामिन डी दोनों का ऑलमोस्ट 80% स्ट्रक्चर सेम है, पर सिर्फ वो 20% स्ट्रक्चर अलग अलग होने के कारण विटामिन डी को सूर्य देवता का दर्जा मिल गया है। विटामिन डी मतलब सूर्य देवता का, वो हमको हर मुसीबत से बचा सकता है। जहां विटामिन स्टीरॉइड्स हमको गड्ढे में गिराता है, विटामिन डी उसी जगह पे हमको जिता देता है। अब प्रश्न यह है कि आप होलिस्टिक थेरेपी पे चल के आप ठीक होने आ गए हैं, तो आपको खाना कब खाना चाहिए? खिचड़ी, दलिया, सिंपल वाला। जब आपको लगे आपके हाथ पैर में ताकत आ गई है, मतलब हाथ पैर के मसल्स में ताकत आ गई है, मतलब इंटेस्टाइन के मसल्स में ताकत आ गई है। फिर उसके बाद जब आपको नेचुरल भूख, फल और सब्जी खाने के बाद भी अच्छी जागृत हो गई है, मतलब सिस्टम तैयार है, एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, डाइजेशन सिस्टम इज रेडी, तो फिर हम थोड़ी थोड़ी खिचड़ी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा दलिया स्टार्ट करेंगे। और पुराने जमाने में इसके सारे नियम बने हुए हैं कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है ताकि वो सिस्टम डाइजेस्ट करे, हमारा पेट साफ हो और हम कोई विपदा में नहीं पड़ जाए। तो हमने देखा कि हम होलिस्टिक थेरेपी से बहुत अच्छे से कोरोना को हरा सकते हैं। अब मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखे कि बिना बात के पैनिक, बिना बात का डर, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, मैं तो 60 साल के ऊपर हूँ और मेरे को डायबिटीज भी है, और मेरे को क्या करना चाहिए? अस्पताल का बेड मिलते ही मैं पहले फुर्सत में भर्ती हो जाऊं, क्योंकि बेड ही नहीं है, पता नहीं आगे बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आज ही भर्ती हो जाता हूँ। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आई है, पर मैं बताती हूँ कितना बड़ा नुकसान है। जैसे ही हमको जरूरत नहीं है और हम भर्ती हो, सबसे पहले हमारा माहौल पूरा नेगेटिव है। हॉस्पिटल में क्या है, मरीज आ रहे हैं, रो रहे हैं, अकेले हैं, डेथ हो रही है, पूरा नेगेटिव, हमको कोई पॉजिटिविटी दिख ही नहीं रही है। सडनली हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन से नेगेटिव हो गए, हम वही लड़ाई हारने लग गए। दूसरा, हमारी फैमिली का इमोशनल सपोर्ट खत्म हो गया, हम अकेले हैं हॉस्पिटल में।
इतना अच्छा लगता है जब हम बीमार हैं और हमारी माँ हमारे सिर पे हाथ घुमा रही है। दोस्तों, जिन्होंने इमोशंस को समझा है वो कहते हैं कि एक हाथ घुमाने से, हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी मुझे समझाया है कि माँ के एक हाथ घुमाने से हमारे शरीर में वो ताकत आ जाती है कि हम बीमारी को हरा देते हैं। इमोशनल सपोर्ट फैमिली का इतना इम्पोर्टेंट है। हम हॉस्पिटल में अकेले पड़ गए हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, और हम कुएं में गिरते जा रहे हैं। तीसरा, हमारा व्यायाम खत्म हो गया, जगह ही नहीं है हॉस्पिटल में व्यायाम करने की। एक बेड से हम चिपक गए, जैसे बंध गए बेड से, जीरो व्यायाम हो गया। चौथा, हमारा खाना चेंज हो गया। घर पे इतना अच्छा फल सब्जियों का सूप मुनक्का मिल रहा था, अब हॉस्पिटल में कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, वही खाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा वॉशरूम चेंज हो गया, हमारा पेट साफ होना कम हो गया। मेरी थेरेपी का तो फर्स्ट स्टेप ही नॉकडाउन हो गया। कितनी हार हो रही है हॉस्पिटल जाने से, आप देखिए। उसके बाद हमारा बेड चेंज हो गया, हमारा रूम चेंज हो गया, हो सकता है हमारी नींद कम आए, हमको काफी बार हमने अनुभव किया है। तो नींद कम आए तो वापस इम्यूनिटी कम हो गई। देखिए, हारते ही जा रहे हैं हॉस्पिटल जाने के बाद। हमने इम्यूनिटी के सारे रास्ते बंद कर दिए जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे। और एक्चुअली क्या, हॉस्पिटल कौन जाता है पता है? जो अपने मन से हार चुका है, जो अपनी हिम्मत हार चुका है। उसने क्या किया, अपने हाथ पैर ढीले कर दिए, डॉक्टर को समर्पित कर दिया कि भाई तुमको जो दवाइयां देनी है दो, अब अगर बच जाए तो ईश्वर की कृपा, नहीं बचे तो ईश्वर की मर्जी। और आप देख रहे हो हॉस्पिटल जाने के बाद क्या हो रहा है? दवाइयों का शॉर्टेज, ऑक्सीजन का शॉर्टेज, बेड का शॉर्टेज। तो अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हम खुद अपना विश्वास बना के, अगर बीमारी आ जाती है गलती से, तो घर पे ही ठीक होके बताएंगे, ताकि जो बहुत कमजोर और बहुत सीरियस लोग हैं उनको हॉस्पिटल बेड मिल जाए, उनको ऑक्सीजन मिल जाए। हमारे देश में ऐसे त्राही त्राही नहीं हो जाए दवाइयों की, ऑक्सीजन की, और इतना मानसिक असंतुलन जो मैंने अभी तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा, वो खत्म हो जाए। देखिए, हॉस्पिटल में जाना और कोरोना से लड़ना इज एन आर्टिफिशियल फाइट। घर पे रह के होलिस्टिक मेडिसिन से ठीक होना इज अ नेचुरल फाइट अगेंस्ट कोरोना। और आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, नेचुरल फाइट हमेशा सुपीरियर रहती है आर्टिफिशियल फाइट से। हमारी ना पुराने जमाने में हमारी माएँ सिखाती थी कि जब युद्ध पे जाते हैं ना तो पीठ पे गोली लेके मत आना वापस। और ऐसे बोलते थे, युद्ध से जो सैनिक डर के भाग जाते थे उनको भगोड़े सैनिक बोलते थे, और बहुत उनकी बदनामी होती थी। तो उस समय जब इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हम रख सकते थे, तो ये तो सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। ये वॉर सिचुएशन नहीं है, बहुत सिंपल सिचुएशन है। इसमें हम कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से रख सकते हैं और दूसरों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ कि आज की तारीख में भले ये युद्ध नहीं है, पर ये युद्ध जैसा है, और हर देशवासी एक सैनिक है, और हमें अपना दायित्व कैसे निभाएंगे ये हमें इतिहास हमेशा याद रखेगा। आखिरी में मैं कहना चाहूंगी कि हमको पॉजिटिविटी स्प्रेड करना है, सकारात्मक सोच खुद रखना है, सब दूर रखना है। हमको ऐसी ऐसी बातें करना है कि 96% तो रिकवर हो रहे हैं, 96% लोग रिकवर हो रहे हैं, इतने परसेंट लोग घर पे ही ठीक हो गए हैं, इतने परसेंट लोग दवाइयों के बिना ही ठीक हो गए हैं। और यही सबसे बड़ा देश का सेवा भाव आज की तारीख में है। हम ये कहना चाहते हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे जरूर। पिछली जो वेव आई थी ना फ्रेंड्स, उसके बाद हम वापस सुस्त हो गए थे, हमने कुछ नहीं किया देश के लिए। वेव आई चली गई, हम सोचे कि चलो हम पिंजरे में से बाहर हो गए। पर इस बार जब ये वेव जाएगी ना, उसके बाद मैं सबसे प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि हम देश के लिए सप्ताह में 1 या 2 घंटे जरूर निकालेंगे। हम देश की तकलीफों को सोचेंगे और हटाएंगे। टॉपिक्स क्या क्या है? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कुछ मैं गिना देती हूँ, कुछ आपके मन में भी आ रहे होंगे। अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल एक्सेस हो रहा है, अनकंट्रोलेबल बढ़ रही है। हमारा पेस्टिसाइड्स हमारे खाने को जहर बना रहे हैं। हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, फूड पॉल्यूशन हो रहा है। हमारे यहाँ सद्भावना की परसेंटेज बहुत कम है। हमको म्यूचुअल एडमिरेशन बढ़ाना है। एक दूसरे को एडमायर करेंगे ना तो हमारा मनोबल, हमारे काम करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। ये इतना अच्छा लेक्चर मैं इसलिए दे रही हूँ कि यशपाल जी ने
मेरी कम से कम तो 15-20 मिनट तारीफ की है, तो पूरा क्रेडिट यशपाल जी को जा रहा है। फिर उसके बाद हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का संकल्प लेंगे, पूरा जीवन हम हर रोज अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, दवाइयों पे डिपेंडेंसी कम करेंगे। जैसे पेस्टिसाइड्स ने हमारे देश का नाश कर रखा है, वैसे मैं कान पकड़ के कह रही हूँ, फार्मा कंपनीज ने भी वो ही कर रखा है। हमारे को इतनी दवाइयां खिलाते हैं कि शरीर नॉर्मल ही नहीं बच रहा है, और हमारे जीवन में जितने भी केमिकल्स हैं हमको उनको नेचुरल चीजों से रिप्लेस करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, यशपाल जी को, धर्मेंद्र जी को और मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स को, कि ये जो बात मैंने रिक्वेस्ट की है आप सबसे, ये आप पूरे देश में फैलाएं और हमारे देश को एक मजबूत देश के रूप में उभारें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुषमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपकी एक पैथी के बारे में हम सब लोग जान पाए, ये एक बहुत अच्छा तरीका था आपको समझने का। अब आपके इस उद्बोधन के बाद में कुछ प्रश्न बहुत सारे दिमाग में आते हैं कि जो आपके उद्बोधन से निकल करके भी आ रहे हैं, और हम जितने लोग बैठे हैं उन सबको एक बहुत सारे प्रश्न, एक सामान्य प्रश्न है जो सब परेशान है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रश्न लेना चाहता हूँ, और उस प्रश्न को मैं शायद दो तरीके से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न मेरे पास पहले से तैयार था, वो प्रश्न था कि किसी रोगी को अस्पताल ले जाने का सही समय क्या है, नंबर 1। ठीक है। और जब आप उद्बोधन दे रही थी तब मेरे दिमाग में एक और बात आपसे आई, जब आपके उद्बोधन से एक प्रश्न निकला है वो, कि क्या आज जो लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जो ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं, बेड की तलाश कर रहे हैं, रेमडेसिविर को ढूंढ रहे हैं, क्या मैं ये मानूं आपके उद्बोधन के बाद में कि ये सब लोग गलत ट्रीटमेंट के शिकार हुए हैं? इन दोनों प्रश्नों को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं रिपीट करता हूं फिर से कि किसी रोगी को अस्पताल ले जाने का सही समय क्या होगा, और नंबर 2, क्या ये जितने लोग आज पहुंचे, ये क्या बहुत आपाधापी में पहुंच गए हैं अपने, मतलब वो स्टेज पर उनको पहुंचना ही नहीं था और वो भागते हुए पहुंच गए, प्रॉब्लम्स को उन्होंने नेशनल लेवल पर बढ़ा दिया, खुद के परिवार के लेवल पर बढ़ा दिया, व्यक्तिगत रूप से बढ़ा दिया, ऐसा कुछ हुआ है? आप प्लीज इस पे कुछ कमेंट करें प्लीज। बहुत अच्छे प्रश्न है दोनों, और मैं आप सबको ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि होलिस्टिक थेरेपी पे जितने भी पेशेंट्स रहे हैं वो सब घर पे 100% ठीक हुए हैं। मेरा एक पेशेंट जिसने दवाइयां खाई, जो ये है फेबिफ्लू, आइवरमेक्टिन, ये 4-5 एंटीबायोटिक्स खाए, वो 90 दिन हॉस्पिटल पहुंचा क्योंकि सिस्टम खराब हो गया दवाइयों के कारण। तो आपका जो प्रश्न है कि हम होलिस्टिक थेरेपी पे है और अपना विश्वास 100% है होलिस्टिक थेरेपी पे, तो कोई भी मरीज हॉस्पिटल नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। परंतु फिर भी हम लाइक एक्सेप्शंस प्रूव द रूल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है, जिसका मनोबल गिर गया है, जिसको खाना बिल्कुल अंदर नहीं जा पा रहा है, जिसका यूरिन फॉर्मेशन बिल्कुल 0 हो गया है, जिसका पेट साफ नहीं हो पा रहा है, मतलब वो अपने मन से वो लड़ाई हार चुका है, अब वो लड़ने की स्थिति में नहीं है, और उसमें मेन है ऑक्सीजन लेवल। आप वो सीटी वैल्यू और फिर वो सीटी स्कैन करा के वो वैल्यू और उससे डर जाएं, और वो मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन लेवल है। ऑक्सीजन लेवल मैंने बताया ना कि कितने ही पेशेंट्स मेरे प्रोन पोजीशन में आके उन्होंने 95 से ऊपर लाके जंग जीत ली है, नहीं तो वो भर्ती हो जाते। पर वो मनोबल, एक चीज है मनोबल, जिससे वो जीते हैं। और दूसरा कि मैंने ये भी बताया कि जो अननेसेसरी हॉस्पिटल में गए हैं वो तो बहुत मुश्किल में आ गए हैं। पूरा इम्यूनिटी सब अपनी 0 कर ली, अब क्या लड़ाई हम जीतेंगे, और फिर तो हम भगवान भरोसे हो गए। और ये जितनी भी दवाइयां चल रही हैं, रेमडेसिविर, फेबिफ्लू, आइवरमेक्टिन, ये अभी फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, आंशिक रूप से मदद करती है। और मैंने आपको बताया हमारी इम्यूनिटी इनसे 100 गुना ज्यादा मदद करती है। तो इम्यूनिटी को खत्म करके अगर दवाइयों पे विश्वास करें तो वो सत्य नहीं है, और उसी के लिए आज की ये मीटिंग है। तो मेरा दोनों क्वेश्चंस का आंसर ये है कि 90 के नीचे जाओ और मन से हार जाओ तो हॉस्पिटल में जाके जरूर भर्ती हो जाओ, और अगर भर्ती हो जाओ तो मत सोचना कि हमें 100% गारंटी से हम घर वापस आएंगे। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना मनोबल बढ़ा के रखो और घर पे ठीक हो। यस।
थैंक यू मैडम। मतलब इस आपकी इस बात से एक बात बड़ी साफ हो गई कि हमें अपने ऑक्सीमीटर से हमें अपने ऑक्सीजन के लेवल को 90 बराबर, अगर हम अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी को समझने की कोशिश भी करें तो हमें बॉडी बहुत सारे सिग्नल्स देती रहती है। अगर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हमें सबसे पहला हमारा जो हमारे पास जो चीज है उस पर हम अपने आप को देखेंगे 90 से नीचे नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो फिर हमें अस्पताल का रुख करना होगा। लेकिन आपने उसमें साथ में एक चीज और कह दी कि क्या आप मन से हार गए हो? तो निश्चित रूप से मन को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। बहुत अच्छा। सुषमा जी, एक प्रश्न और बहुत अच्छा आता है कि आपने कहा कि 90 तक अगर ऑक्सीजन आ जाती है तो उसके पहले हम बहुत सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे लिए अलार्म की घंटी बजना शुरू होती है। लेकिन नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने एक तरीका हमको सुझाया, नंबर 1, और नंबर 2, हम घर पे वो ऐसी क्या चीजें रखें जिससे हम, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम कुछ समय तक उस चीज को बढ़ा सकें, अपने आप को बचा सकें। और हो सकता है कि अगर हम उस प्रोसेस के अंदर हैं तो हम अपने आप को शायद उस जो विकट स्थिति आई उससे बचा करके हम जा भी सकते उस पार, जिसकी की आप वकालत करती है। प्लीज। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो दोस्तों, जब हमको तैयारी करना है, क्योंकि कभी ना कभी वो कोरोना दस्तक दे देगा, तो सबसे पहले हम अपने घर में क्या क्या रखना चाहिए। मैं सबसे पहले कहूंगी कि पेट साफ करने की सारी चीजें जो मैंने बताई थी, गर्बेसा टैबलेट, ड्यूफेलैक टैबलेट, लैक्सिवल साइरप, ड्यूफेलैक साइरप, त्रिफला, इसबगोल, एनिमापॉल। दूसरा नंबर आता है सारे वाइटामिन का, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और मल्टीविटामिन। तीसरा आता है कि जैसे मैंने आपको बोला है, फल और सब्जी। तो क्योंकि कोरोना हो जाने के बाद तो हम तो क्वारंटीन हो जाएंगे, हम तो बाहर जा नहीं पाएंगे। और काफी बार ऐसा होता है कि घर में जितने लोग हैं सबको कोरोना होता है, तो हम पहले से ही सब्जी और फल का स्टॉक रखें घर में। और हम एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर भी रखें, खत्म हो जाए तो वो हमको घर पर डिलीवरी देके जाए। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको कफ में काम आती हैं, जैसे शहद, काली मिर्च, लेंडी पीपल, दालचीनी, लौंग, सौंठ, अदरक। तो ये सारी चीजें जो कफ में काम आती हैं वो भी हम रखें। ये वाली तैयारी करना ज्यादा जरूरी है, रादर देन हम फेबिफ्लू इकट्ठी कर लें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ले आए, ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए, रेमडेसिविर के कहीं से इंजेक्शन ले आए। मैंने ऐसी भी खबर सुनी है कि ट्रक में सामान जा रहा था और उसमें से फेबिफ्लू के कार्टन्स गायब हो गए, चोरी हो गए। ऐसा भी हो रहा है अभी हमारे देश में। तो दवाइयों के पीछे, वो वाली दवाइयों के पीछे मत भागो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की सारी चीजें अपने घर में रखिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी फैमिली में हम 5 लोग थे और हम सबको एक के बाद एक कोविड डिटेक्ट हुआ और मैं सबसे लास्ट थी। तो नेचुरली सबके लिए कोऑर्डिनेट मैम से मैं कर रही थी, बचपन से मैम की पेशेंट हूँ। और उस समय वैसे भी मैम पर फेथ ज्यादा है, बट आई थिंक कोविड से लड़ने के बाद मेरा कंप्लीट फेथ होलिस्टिक मेडिसिन पे आ गया है। जैसे ही घर में पता चला, सभी लोगों ने अपनी मेडिसिन की लिस्ट घर से आई, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन थी, वो सब ली और सबका ये विचार चल रहा था लेना नहीं लेना। बट हम सबको एक ही चीज पर विश्वास था कि जो मैम बोलेंगी और जो ट्रीटमेंट वो सजेस्ट करेंगी, प्रिस्क्राइब करेंगे, हम उसे फॉलो करेंगे। तो थैंकफुली होलिस्टिक मेडिसिन के और होलिस्टिक ट्रीटमेंट के इस पूरे प्रयोग से हमारे सभी के सिम्टम्स विद इन 4 to 5 days एक साथ चले गए और विद इन अ वीक हम सब नॉर्मल थे, घर का सारा काम कर रहे थे, आइसोलेटेड थे, पूरा आइसोलेशन कंप्लीट किया। और वो बच्चे थे हमारे साथ, ऑल्दो बच्चों के लिए बोलते हैं नहीं होता है, बट स्टिल मुझे पता है कि हम सबको एक बच्चे होते हैं साथ में तो टेंशन हर किसी के मन में होता है, तो सबके मन में था। बट मैम का ट्रीटमेंट उनके लिए भी फॉलो करते गए, वही पेट साफ, पट्टी, त्रिफला, सब कुछ। और बच्चों को एक भी सिम्टम नहीं आया, वो हमारे साथ रहे, हम सब साथ में रहे, इमोशनली एक दूसरे का सहारा बन के रहे। एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वाकई में मैं उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को भी समझ सकती हूँ कि आइसोलेशन में इंसान को बहुत नेगेटिव थॉट्स का सामना करना पड़ता है। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ये सीखने का कि होलिस्टिक मेडिसिन कैन एक्चुअली क्योर समथिंग जो कि पूरे वर्ल्ड को अभी इट हैज बॉट देम डाउन ऑन देयर नीज। तो
दिस इज वेरी मैजिकल एंड मैं सारी ऑडियंस को दिल से बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी मैम बता रही है नोट कीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। और इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मैम ने बताई है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभी। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँ कि शुभी इज अ साइकोलॉजिस्ट और शुभी बहुत अच्छे से जानती है कि जब हॉस्पिटल में अकेले रह के हमको अकेले तड़पना पड़ता है तो कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। ओवर टू प्रोफेसर व्यास। जी, थैंक यू मैडम। त्रिफला वाली जो बात चल रही थी वो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है, और मैं इस आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सब लोगों को कहना भी चाहूंगा कि आप जरूर इस चीज, बहुत सारे हमारे जो साथी लोग हैं, कभी काफी वरिष्ठ लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस सारी चीज को प्रयोग में लाते हैं, और अगर नहीं भी ला रहे हैं और अगर कुछ है तो इसका प्रयोग करें, डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी बहुत अच्छे हमको मिलेंगे। मैडम, एक बहुत प्रश्न और है जो हमारे सामने निकल कर आया कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। पूरे देश के अंदर दुनिया का एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। कृपया आप हमें ये बताएं कि प्रश्न मेरा थोड़ा सा नेगेटिव है, किन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए? हमारी सरकार हमें करी सबको वैक्सीनेशन कराना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि किन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए? देखिए, ये जो वैक्सीन है ये तो किल्ड वायरस है, ये लाइव वायरस नहीं है, तो हम ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं कराना चाहिए। परंतु जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको जरूर 2 महीने का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद वैक्सीन लगाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो भी हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम एक छोटी लड़ाई लड़ते हैं। वैक्सीन रेडीमेड लड्डू नहीं है कि हमने खाया और हम तंदुरुस्त हो गए, नहीं। वैक्सीन एक लड़ने का वो है, सिस्टम है। जैसे हम जूडो कराटे क्लास में जाते हैं और मॉक फाइटिंग करते हैं, झूठ मूठ की फाइटिंग करते हैं, वो वैक्सीन है। तो जब भी वैक्सीन हमारे शरीर में जाता है तो हमारे सिस्टम को वो वैक्सीन से लड़ना पड़ता है। तो जो लोग इस चीज से लड़ सकते हैं वो ही लें, और 18 साल की उम्र के नीचे के लोगों के लिए तो हाँ बोला नहीं गया है। 18 साल की उम्र के नीचे के लोगों को हाँ नहीं बोला गया है, और जो लोगों को कोरोना हो चुका है उनको 2 महीने रुकना है ताकि वो अपनी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर ले और फिर वैक्सीन ले, ताकि वैक्सीन का पूरा फायदा वो उठा पाए। थैंक यू मैडम। मैडम, एक हमारी ऑडियंस में से एक गरिमा जी एरन करके एक प्रश्न पूछना चाहती हैं आपसे जी। कि जब वो घर पर हैं और अगर फीवर आता है तो क्या उनको क्रोसिन लेना चाहिए कि नहीं? साथ में उनका एक प्रश्न और है, उसी के साथ उन्होंने एक चीज और ऐड की है कि अस्थमा के साथ कोविड होने पर क्या हमारी पेट कमजोर हो जाता है, और ऐसे में मैं मेरे मनोबल को कैसे मैनेज करूं? ये 2 प्रश्न गरिमा जी ने आपसे पूछना चाहे। हाँ, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अगर जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है, 98.4 दिन में और 99 शाम को। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 100.4 जाता है तो हम उसको सिग्निफिकेंट बुखार मानते हैं। 101 तक हमारा बुखार हमारा दोस्त बन के रहता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके वो वायरस से लड़ता रहता है। पर अगर 102 चला जाता है तो हम बड़ी कंजूसी से क्रोसिन खाएं। आधी क्रोसिन में काम हो रहा है तो कर लें, ठीक है। अब कंजूसी से क्रोसिन क्यों खाएं? मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई तुम्हें अब पैरासिटामोल में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि हमको ना डेप्थ में, डीप में जाके सोचना है कि जब हम एक पैरासिटामोल की गोली खाते हैं तो हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के सारे केमिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं 6 घंटे के लिए ब्लॉक। ना तो हमको दर्द होगा, ना तो हमको बुखार दिखाई देगा, पर वो प्रोस्टाग्लैंडिन पूरे शरीर में ब्लॉक हुए, सिर्फ दर्द और बुखार के नहीं ब्लॉक हुए, पूरे शरीर में। और वो पेट साफ करने के भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, पेट साफ करने के प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी ब्लॉक हो गए हैं। तो आप हमेशा देखेंगे जब भी आप पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन प्लस खाते हैं, दूसरे दिन आपका पेट कम साफ होगा। और इसीलिए मैं कह रही हूँ 102 चला जाए तो आप आधी क्रोसिन से काम कर लो, नहीं हो रहा है आधी और खा लो। 104 चला जाए तो फिर आपको आइबुप्रोफेन प्लस लेना ही पड़ेगी, जो कॉम्बिनेशन है आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का, मतलब डबल स्ट्रेंथ, तो वो फिर आपको लेना पड़ेगी। पर जितनी जल्दी बुखार
100 या 1 पे आ जाता है, आप वो दवाइयां बंद कर सकते हैं। एक और तरीका है, हम एनिमा लेंगे ना, बहुत जल्दी बुखार उतरता है, और ये अनुभव करके ही आपको विश्वास होगा। दूसरा, जब हम पेट पे पट्टी रखते हैं और उसको बार बार चेंज करते हैं, उससे भी बुखार उतरता है। सबसे तेज बुखार उतारने का तरीका है एनिमा। मैंने मिनटों में बुखार उतरते हुए देखा है, और बुखार की जड़ हटती है। पैरासीटामोल क्या कर रहा है, 6 घंटे के लिए हमको झूठी चादर उड़ा रहा है बुखार के ऊपर। एनिमा क्या कर रहा है, बुखार की जड़ हटा रहा है। ये फर्क समझिए, डेप्थ में सोचिए। सुषमा जी, ये गरिमा जी एक और आपसे पूछना चाह रही है प्रश्न कि त्रिफला का रेशो बता दें आप इन्हें, त्रिफला का रेशो क्या है? देखिए, समभाग में भी ले सकते हैं, आंवला हरड़ बहेड़ा समभाग, या फिर कोई 1 to 4 भी कहता है। फिर ये त्रिफला में यूजुअली बड़ी हरड़ होती है, हम अलग से छोटी हरड़ भी खरीद के ला सकते हैं। और जब हमारा पेट बहुत ज्यादा जाम हो गया तो हम छोटी हरड़ को तुरंत कूट के वो भी ले सकते हैं। और ये तीनों चीजें नेचुरल है, आंवला हरड़ और बहेड़ा, और ये सदियों से, मतलब मुझे लगता है कम से कम 10,000 साल से हमारे हम दूसरा वो भुला के अगर हम दूसरी चीजें करेंगे तो वो ठीक नहीं है। हमारे देश का पुराना ज्ञान हम भुला नहीं सकते। सुशांत जैना जी हैं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम डायबिटिक्स एंड हाई बीपी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन ऑन पीपल सफरिंग फ्रॉम न्यूरो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कोविड-19 वायरस? मैं वापस सुनना चाहूंगी प्रश्न। या हाँ। apart from diabetics and high BP, what is the effect of vaccine on people suffering from neuro problems related to COVID-19 virus? देखिए, जो लोगों को कोई भी बीमारी है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूरो, उनका शरीर कमजोर है, और कमजोर शरीर को वैक्सीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये वैक्सीन की एफिकेसी प्रूव हो गई है। जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगाया है उनको माइल्ड डिजीज हुई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं। ये पिछले हमको 2 महीने में खबर आ चुकी है। तो वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत उन्हीं लोगों को है जिनकी किसी न किसी कारण शरीर कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या न्यूरो प्रॉब्लम। इन लोगों को लेना सबसे जल्दी, सबसे पहले इन लोगों का नंबर लगना चाहिए वैक्सीन में। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। मैम नमस्ते, मैं उज्जैन से मंजू पंड्या बोल रही हूँ। हाँ जी, आपने टेक्स्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में, तो उसका मेरी आवाज आ रही है? आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर दीजिए तो प्रोफेसर व्यास का अनुशासन बना रहेगा। बोलो। प्रश्न लिख दें, आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स पे लिख दें, हम उसको ले लेंगे यहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है, लिखने को। आपकी एक और पेशेंट है मनीषा केला जी, क्या वो अवेलेबल है? सुन पा रही है मनीषा जी आप मुझे? Yes, yes. मैडम Yes, I can. जी प्लीज। ओके मनीषा जी आप बोलिए। Namaste. Hello. हाँ, Can नमस्कार। everybody hear me? यस यस, कैन हियर यू। I'll be very short. लेकिन शॉर्ट होते होते वो समय, मतलब उसमें वो क्रक्स खत्म नहीं हो जाए। बीट कोरोना और एनी एलिमेंट विथ एंटीबायोटिक्स और विथ स्टेरॉइड्स, अपने स्टमक और डाइजेशन गेट्स अफेक्टेड, and after 5 or 7 days का course we get totally drained. Instead of getting on antibiotics or steroids, we should switch to a detox or gut cleansing. With that we will recover much faster, we will be fresh and get rejuvenated. ये मेरा first hand experience है, मेरी family का भी। My husband was to switch over to an antibiotic, but we decided to take a detox. 5वें दिन of corona. नहीं, अभी तो सब करना चाहिए, पर क्या सावधानी बरतना चाहिए कोई पेशेंट केस में? Regular medicine, basically instead of loading the system, we have to offload it. हर तरीके की कोई भी। नहीं ऐसे ही, मतलब हेलो हेलो।
मनीषा जी अनम्यूट कर लीजिए, मनीषा जी अनम्यूट। हाँ, sorry. Basically, instead of loading yourself, we have to offload our system. Regular meditation, exercise, pranayam, gut cleaning, and no expectations from others. ताकि दिन मानस अपना अच्छा बना रहे. Staying cheerful and having gratitude. और उससे बढ़कर कोई भी काम, यदि कोई इश्यू आ जाए ना लाइफ में, तो अपने खुद के ऊपर ही काम करना चाहिए. Because that is our workplace. हम दूसरों पे काम नहीं कर सकते हैं. एक और चीज बोलना चाहूंगी, अल्टीमेटली वी मस्ट अंडरस्टैंड कि नथिंग इज कांस्टेंट. ये एक अनित्य, ये सभी कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है. एक स्लोगन कि यह भी बदल जाएगा, अपनी अलमारी पे कहीं ऐसी जगह कांच पे चिपका के रखिए, यह भी बदल जाएगा. हम ध्यान करते समय तो ये एक्सपीरियंस करते हैं, विपश्यना करते समय तो हम ये हर क्षण एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये लिख लीजिए वहां पे, यह भी बदल जाएगा. एंड कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ. थैंक यू. थैंक यू मनीषा जी. मनीषा जी के हस्बैंड को कोरोना हुआ था और उनके काफी सारे फ्रेंड्स एलोपैथिक डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल से हैं और उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि ये सारी दवाइयां चालू कर दी जाए, परंतु मनीषा जी और उनकी बेटी ने अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस दिला के होलिस्टिक मेडिसिन पे किया और वो बहुत आसानी से वो कोरोना से बाहर आ गए. थैंक यू मनीषा जी. और मैं प्रोफेसर व्यास से कहना चाहूंगी कि सांघी साहब आ चुके हैं, जिनका आपने पहले नाम लिया था, वो अभी मुझे दिख रहे हैं. जी, तो सांघी साहब से मैं निवेदन करूंगा, सांघी साहब आप प्लीज अपने कुछ विचार रखें यहाँ पर. अनम्यूट अनम्यूट करें सांघी साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज. हाँ, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ मित्रों, मैं महेंद्र सांघी इंदौर से हूँ. मेरी उम्र 68 ईयर्स है. मैं डायबिटीज, बीपी, एलर्जी तथा ब्रोंकाइटिस का मरीज रहा हूँ. जनवरी 2019 में सबसे पहले मेरा परिचय सुषमा रावत जी से हुआ. मैं उनकी नेचुरोपैथी तथा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत प्रभावित हुआ. जिन मॉडिफिकेशन को मैंने अपनाया उसमें से प्रमुख थे विटामिन डी का प्रयोग, सही स्तर रखना, उसके लिए मैंने विटामिन डी के सप्लीमेंट लिए. 100% पेट साफ रखना, जिसके लिए मैंने बिना किसी झिझक के एनिमा लेना सीखा तथा त्रिफला व सेंधा नमक लिया गुनगुने पानी के साथ. साथ ही छत पर योगा, धूप, मालिश, नियमित व्यायाम, प्राणायाम शुरू किया. खांसी, सर्दी, एलर्जी होने पे उनकी सलाह से हर बार मैं अन्न छोड़ के फल सब्जी पे शिफ्ट हो जाता था और खांसी सर्दी गायब हो जाती थी. इम्यूनिटी ठीक हो तो बीमारियों से, इम्यूनिटी ठीक होने के कारण बीमारियों से मेरी दूरी कम से कम 6 गज दूर हो गई. मार्च 2020 में जब कोरोना ने पैर पसारे तो मुझे अपनी इम्यूनिटी पे विश्वास था और मुझे उसका बिल्कुल भी डर नहीं लगा. मुझे विश्वास था कि कोरोना होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा. दीपावली के ठीक 3 दिन पहले मुझे हल्का बुखार आया, नाक का हल्ला, गला खराब हुआ. मैंने स्वयं को क्वारंटाइन किया, फल सब्जी पर शिफ्ट हुआ, दिन में 2 बार एनिमा शुरू किया, भाप ली, प्राणायाम बढ़ा दिया. मात्र 2 दिनों में बुखार उतर गया और आराम मिल गया मुझे. बस बदन दर्द और कमजोरी रही. मुझे डॉक्टर सुषमा ने कहा कि यह 100% कोरोना है. उन्होंने आरटीपीसीआर करवाने से भी मुझे मना कर दिया कि क्यों देश की एक किट को खराब करना. 1 माह के बाद जब टेस्ट से पता चला कि कोरोना की एंटीबॉडी मेरे शरीर में बन चुकी थी और मैं कोरोना वॉरियर बन चुका था. पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति ने मुझे बचाया है और उस पर मेरा गहन विश्वास हो गया है. और कम से कम 100 लोगों को मैं इस चीज पद्धति का मतलब सलाह दे चुका हूँ. धन्यवाद. सो मच सांघी साहब. सांघी साहब एक बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और वेब दुनिया से जुड़े हुए हैं. सांघी साहब की बात से मुझे एक बात याद आती है कि एक मुझे स्लोगन याद आ रहा है कि व्हेन यू स्वेट इन पीस देन यू ब्लीड लेस इन वॉर. मतलब जब हम शांति के समय में अपनी मेहनत ज्यादा करते हैं, जैसे सांघी साहब ने की पिछले 2 साल से, तो जब वॉर का समय आया तो उनका खून बिल्कुल नहीं बहा क्योंकि उनका शरीर ऑलरेडी तैयार था. थैंक यू. ओवर टू थैंक यू वेरी मच. प्रोफेसर व्यास. थैंक यू वेरी मच सांघी साहब. कहीं एक रोटी दे दो. मुझे सपना गांधी जी दिखाई दे रही है यहाँ पर. सपना जी, आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मैडम के साथ में, हम आपके अनुभवों को सुनना चाहते हैं. कृपया आप कुछ बताएं.
सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुषमा रावत को धन्यवाद, जो कि बहुत ही छोटा सा शब्द है, देना चाहूंगी, जिन्होंने हमको 5 स्टार स्टे, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आजकल बन गए हैं, जहाँ के दर्शन 50% हमारे ग्रुप में सभी लोग कर चुके हैं, तो देना चाहूंगी जिन्होंने हमको वहाँ के स्टे से बचा लिया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों 20 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और हम लोगों ने कंबाइंड थेरेपी ली, जिसमें कि आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे से। कंबाइंड थेरेपी ली, जिसमें कि फल, सब्जी और सूप तीनों के कंबाइंड, तीनों के कॉम्बिनेशन से हमने 6 दिन तो निकाल दिए। 7वें दिन हमको टेम्परेचर 103, 104 रहने लगा। उसके बाद हमारे ऊपर फैमिली का प्रेशर और फ्रेंड्स जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सभी लोगों ने बोला कि भाई आप लोगों के लिए बेड तैयार है और आप लोग क्यों नहीं दोनों मियाँ बीवी भर्ती हो जाते हो, क्या कर रहे हो दोनों, क्या चाह रहे हो, और दोनों बच्चों का तो ध्यान करो। पर सुषमा दीदी से दिन में जो 2 बार बात होती थी, वो ऐसा लगता था कि भगवान से बात हो रही है, और 2 बार वो हर बार यही समझाती थी कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दो। इस बीच मेरे हस्बैंड का ऑक्सीजन लेवल भी 85 से 90 तक ही पहुंच गया था, पर फिर भी जिस तरह से उन्होंने प्रोन पोजीशन में हमको बताया और बार बार सांस पे ध्यान देने को बताया, उस कॉन्फिडेंस से हम लोगों ने करा। और सूप, जो सब्जियों का सूप जिसमें ऑयल डाल के विटामिन डी का सेशे लेने को बोला, जो कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा दिक्कत से ली, पर फिर भी लिया उन्होंने, और इस विषम चक्रव्यूह से हम लोग बाहर आते हैं। तो मैम आप और कुछ बोला? मैंने इस बीच 10 दिन एनीमा, तो मैं खैर मैं 20 साल से ले रही हूँ, जब से सुषमा दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ, पर ये 10-15 दिन एनीमा तो मैंने कंटिन्यूस लिया, जल नीति भी करी गरम हॉट वाटर डालकर, और उसी ने हमको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल दिया। मैं आपको बहुत आभारी रहूंगी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मैं आपको सच बात ये बताऊं कि जब 6वें-7वें दिन जब आपका टेम्परेचर 104 चला गया था, तो एक बार तो मेरा भी विश्वास डगमगा गया था, परंतु और डर भी लगने लगा था। वो भगवान साथ था, जिसने 104 बुखार में भी हमने एक भी एंटीबायोटिक, एक भी एंटीवायरल, मैंने आईसीयू के डॉक्टर से भी कंसल्टेशन कराया था। और बिल्कुल मुझे त्रिशला संघवी से कंसल्ट कराया, क्योंकि आप एक डॉक्टर, आईसीयू वाली डॉक्टर बीच में रखना चाह रही थी दीदी, कि कभी जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटलाइज होने में उनकी मदद। जी, तो प्रेडमार्ट और फेविफ्लू और ये सब, पर अपन ने कहीं भी कोई भी चीज नहीं ली, और पेट साफ करने पे और ठंडी पट्टी जो कि कंटिन्यूस लगाते रहे, मैं भी लगाती रही और मेरे हस्बैंड को भी लगवाती रही। दीदी ये बात मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे दोनों बच्चे जो मेरे पास, मेरी डॉटर तो शायद कंटिन्यूस आती रही, पर फिर भी भगवान की मतलब कृपा है कि वो अभी तक नेगेटिव है, दोनों मेरे बच्चे नेगेटिव हैं। तो ये चीज पता नहीं क्या चीज भगवान की कृपा रही है। त्रिफला हम लोग ले रहे हैं 20 साल से, 20 साल कम नहीं होते हैं दीदी। और मेरा बेटा तो यही बोलता है कि शादी में अगर मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा तो एक तो एनिमा किट देना चाहूंगा, और त्रिफला की सैशे जो हम दीदी के यहाँ से कैस्टर ऑयल करके करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग में मैं देना चाहूंगा। तो ये चीज के साथ साथ दीदी आपका तो क्या मतलब धन्यवाद करें हम, पर वो हॉस्पिटल के जो डीएनएस हॉस्पिटल बना है, उसमें मेरे अभी फादर हॉस्पिटलाइज है और वहां पे उनको 5 डोज उसके चले गए हैं रेमडेसिविर के। कोविड पे रखा गया है उनको, अभी भी पूरा करो, फिर उसके बाद आपके हस्बैंड आना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड नहीं आए। सपना जी बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, और बहुत प्रसन्नता है कि आप कितनी बड़ी बीमारी से मैडम के मार्गदर्शन में और अपने स्वयं के आत्मविश्वास से निकल करके आई, और आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर बैठी हुई है। ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है, हम सबको एक ऊर्जा दे रही है आपकी उपस्थिति। आप म्यूटेड है इसलिए हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी सब लोगों की तरफ से आपको अभी आवाज आई डॉक्टर साहब मेरी? जी आ रही, जी आ रही है। हाँ जी, पूरे समय आवाज नहीं आई क्या मेरी? नहीं आ रही थी, आप हम सुन रहे थे। अच्छा।
तो बस यही त्रिफला और यही सब चीजों ने हमको इस विषम चक्रव्यूह से बाहर कर दिया। और अब ऐसी इच्छा रख रही हूँ कि मैं सनलाइट लूं, बढ़िया मालिश करवाऊं और बढ़िया वॉक करने जाऊं, जो कि मैं दीदी से पूछना चाहूंगी कि कब से चालू करूं मैं वॉक। मैं एक सजेशन बीच में आपको और देना चाहूंगा कि आपको जो आपके जो अनुभव है इनका आप अच्छे से प्रचार प्रसार करें तो बहुत अच्छा होगा, शायद ये पैथी हम ज्यादा बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हमारा एक ग्रुप है जैन सोशल ग्रुप मिड टाउन, उसमें मैं दीदी को बुलाना चाहूंगी और उन वहां ही पे चाहूंगी कि 200 लोगों का ग्रुप है, वहां पे दीदी अपनी है सारी जो थेरेपी बता रही है वो सब बताएं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 10 मिनट का समय और देंगे? मेरे पास 3 प्रश्न हैं और मैडम से कुछ एक छोटी सी बातचीत भी बची है। हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। मैडम, मैं आपसे एक प्रश्न थोड़ा सा बिल्कुल आपकी पैथी के बिल्कुल खिलाफ है, आप मेरे इस प्रश्न को अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगी। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है, एक कोविड रोगी को बुखार हो गया है और आप अपनी उस चिकित्सा पद्धति से आप उसका इलाज करना चाहती हैं, आप उसे दवा नहीं देना चाहते, क्या आपको कभी इस पे ऐसा जोखिम लगता है? आपको ऐसा लगता है कि ये जो मैं करने जा रही हूँ उसका बुखार बढ़ता जा रहा है, 4 दिन तक, 6 दिन तक, 8 दिन तक बढ़ रहा है, उसकी तबीयत बिगड़ रही है और आप उसे कह रहे हैं कि नहीं भाई दवाई मत लो, ये जो मैंने आपको मेथड बताई आप इसको एडॉप्ट करो और आप बराबर क्योर हो जाएंगी? क्या कभी आपके मन में इसको लेकर के डर पैदा हुआ? कभी आप घबराई? क्या आपको कभी लगा कि कुछ बात बिगड़ जाएगी और मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी? कृपया आप हमें बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। बहुत ही शानदार प्रश्न है और कितनी उथल पुथल मेरे मन में चलती है मेरे मरीज नहीं जान पाते। परंतु एक बात मेरे फिलॉसफी के टीचर थे श्री रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, एक सेंटेंस बोला था जो मैं जीवन भर याद रखूंगी और वो था कि योर लव फॉर योर पेशेंट्स विल टेल यू विच वे टू गो। तुम्हारे मरीजों के लिए तुम्हारा प्रेम तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है। वंडरफुल वंडरफुल। और उन्होंने ये भी बताया था कि इसके लिए तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सेंटेंस मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, पर उन्होंने ये भी बताया कि आप एक माँ को जरूरत नहीं है बताने की कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है। और आप सच कहते हैं कि मैं डॉक्टर का माँ ज्यादा लगती हूँ। अभी एक मरीज है जो किसी और बीमारी के कारण, ऑटो इम्यून डिसीजेस का कारण, वो दिल्ली से इंदौर शिफ्ट हो गया है कि वो यहाँ नौकरी करेगा और मेरा इलाज लेगा, और उसको कोरोना हो गया। अब वो एक कमरे में अकेला बच्चा है 25 साल का, और क्योंकि वो मेरे कारण इंदौर शिफ्ट हुआ, मेरी जिम्मेदारी माँ जैसी हो गई। और वो पिछले 10 दिन से, जैसे सपना गांधी ने लड़ा है, 10 दिन का बुखार, 103, 104, 105, और अकेला लड़का, उसके लिए करने को भी कोई नहीं है। सपना के पास बहुत सारे लोग थे करने को, और उसने वो लड़ाई से जंग जीती है। वो कल से बुखार से मुक्त हो गया है, अब सिर्फ कमजोरी बाकी है। तो मुझे भी बहुत डर लगता है, सुबह शाम डर लगता है, परंतु मेरा विश्वास भगवान के ऊपर अटूट है। पिछले 12 साल से ये जो मैं पैथी में कर रही हूँ उस पे मेरे को विश्वास है, और मैं ये जानती हूँ कि भगवान मेरे को ऐसी बुद्धि कभी नहीं देगा जिससे मेरे हाथ से किसी का नुकसान हो जाए। ईश्वर आपके साथ है सुषमा जी, और अच्छे विचारों के साथ, अच्छी भावना के साथ जब हम काम करते हैं तो हम नहीं करते, ईश्वर उस काम को करता है हमारे माध्यम से, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है। बिल्कुल सही। और मैं ये भी मान के चलता हूँ कि रोगी और ईश्वर के बीच में डॉक्टर एक बहुत बड़ा विश्वास होता है, एक ब्रिज होता है। तो जो भी कुछ वो उसकी भावनाएं होती हैं, ईश्वर की भावनाएं डॉक्टर के माध्यम से और रोगी के भावनाएं डॉक्टर के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचती है, और डेफिनेटली उसके प्रभाव हमको मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टडीज बताती भी है। मैडम, 2 प्रश्न अभी और बचे हुए हैं और बाद में फिर आपकी 2 पुस्तकों के बारे में हमको जानना है, समय भी कम है। नागपुर से एक प्रशंसक है आपके, जो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2 तरह के इंजेक्शन इस समय हिंदुस्तान में चल रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्या दोनों को अलग अलग लगाया जा सकता है या एक ही तरह से लगाया जा सकता है? देखिए, जो कोविशील्ड लगाएगा उसको सेकेंड डोज भी कोविशील्ड ही चाहिए, और जिसको कोवैक्सीन लगाया जिस सेकेंड डोज भी कोवैक्सीन चाहिए। मेरा
वैक्सीन में बस इतना ही कहना है, मैं सच बताऊं, मैं कुछ चीजों से अपने आप को दूर रखती हूँ, जैसे मैंने रेमडेसिविर से और फेबिफ्लू से अपने आप को, आइवरमेक्टिन से दूर रखा है। वैक्सीन से भी मैं अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ, पर मैंने वैक्सीन लिए हैं दोनों। पर मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ कि वैक्सीन लेने के पहले भी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। आपकी इम्यूनिटी 0 है तो वैक्सीन कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वैक्सीन एक लड़ाई है जिसको हमको, वैक्सीन जब मिलता है हमको लड़ना है। तो पहले इम्यूनिटी स्ट्रांग करें, फिर वैक्सीन ले, कोई सा भी ले, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज हो चुकी है। तो कोई सा भी वैक्सीन मिल जाता है वैक्सीन, वो ले लें, 2 वैक्सीन ले लें, उनके अब पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। पर मेरी तरफ से ये संदेशा है आप लोगों को कि पहले अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें और फिर वैक्सीन। थैंक यू मैडम। एक अंतिम प्रश्न है मैडम आपसे। मेरे एक मित्र हैं नीमच में वन विभाग में है, डीएफओ साहब हैं, उनका एक प्रश्न मेरे सामने आया हुआ है कि वो आपकी पैथी से बहुत प्रभावित हुए हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आज आपका ये वेबिनार सुनकर के बहुत प्रभावित हैं आपसे। नंबर 2, उनके साथ करीब 200 लोग काम करते हैं जी। और वो उसमें से 50 लोगों को कोविड हो चुका है। अब वो ये चाहते हैं कि वैक्सीन भी करवाएं और उनके अंदर आपकी जो पैथी है उसको उनके अंदर उनको प्रभावित करे। क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगी ताकि वो भी आपके इस मिशन से जुड़े? और बहुत ही क्रिएटिव जी, सबसे पहले तो मैं, कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा, वो अपने उस विभाग में रह करके भी बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने क्रिएटिव किए हैं, वो जानना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। हम जानते हैं जंगल हमारे देश के लिए कितने जरूरी है, और इनफैक्ट हमारी जो एक शनिवार शाम देश के नाम मीटिंग चलती है, उसमें एक एक्सक्लूसिवली लेक्चर हुआ था कि हम इन जंगलों का हमारे खेती के लिए कितना महत्व है। बहुत ही प्यारा लेक्चर हुआ था, आप मेरी यूट्यूब पे सुन सकते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप जंगलों की रक्षा करते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके 150 लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उनके लिए चाहती हूँ कि वैक्सीन मिले। जिनको हो चुका है वो 2 महीने बाद वापस वैक्सीन तो ले सकते हैं। और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हुआ है, ये यूट्यूब में जाएगा, और ये सारा मेहनत धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, जिनको हम धन्यवाद देते देते थक जाए, पर हमारे ऊपर कर्ज नहीं उतरेगा धर्मेंद्र जी का। तो ये वीडियो आप सुने, सबको सुनाए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि अगर कोरोना आ गया तो भी हम बहुत आसानी से हरा देंगे। और सारी चीजें आज वीडियो में मैंने बता दी हैं, जितना मेरे पास होलिस्टिक मेडिसिन का वो स्टेप्स थे सारे बता दिए। तो बस इस वीडियो को आप स्प्रेड करते जाइए उन लोगों में, और हमने जानबूझकर हिंदी में किया है ताकि हमारे देशवासियों को 100% फायदा मिले। थैंक यू मैडम। पूरा आपका जो प्लेटफॉर्म है ढेर सारे प्रश्नों से भरा पड़ा है, और इतने प्रश्न हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब उनके जवाब शायद इस पूरे वेबिनार में दे पाना बड़ा मुश्किल है। एक प्रश्न सिर्फ मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट आपको मैं देना चाहता हूँ। जितेश जी भट्ट है, उन्होंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आधे पेशेंट तो मैडम के अस्पताल पहुंचते ही ठीक हो जाते हैं। तो जितेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, उनमें से एक व्यक्ति मैं भी हूँ। थैंक यू सो मच। ये सब आप सबका प्यार है। अगर ये आप सबका प्यार और विश्वास नहीं होता तो मैं 12 साल से इस रास्ते पे चली नहीं होती। और मैंने मेरी पहली पुस्तक मेरे पेशेंट्स को ही डेडिकेट की है, क्योंकि आप सब ने मेरे ऊपर विश्वास किया। देखो, नई विधा है, नया रास्ता है, अनजान रास्ता है, पर आपने पता नहीं कैसे मेरे ऊपर विश्वास किया, और आप लोगों के विश्वास के कारण मैं 12 साल चल पाई हूँ। अगर आपने विश्वास नहीं दिखाया होता ना, तो मैं 1 साल भी नहीं चल पाती इस रास्ते पे। और कितनी बार मेरे फ्रेंड्स ने बोला है छोड़ दे, वापस एलोपैथी पे आ जा, तो मैंने उनको एक ही उत्तर दिया है, अब सत्य पे पहुंच चुकी हूँ, सत्य से असत्य पे जा नहीं पाऊंगी, भले ही मैं मेरा पर्सनल नुकसान कितना भी उठा लूं। थैंक यू वेरी मच। आप इसी भावना को लेकर के मैडम आगे चलती रहे। मैडम आप हम सब लोगों का साथ आपको जरूर मिलेगा। मैडम, एक जनरल में आपसे बहुत सारे जो मेरे सामने प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं, अपने इलाज के बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। वो आपसे कैसे मिल सकते हैं और किस तरह से आपसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, कृपया आप उन्हें जरूर बताएं। और दूसरा प्रश्न उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि आपके YouTube की लिंक जो आज प्रोग्राम हुआ है
और इसके अलावा जो आप YouTube पर अवेलेबल होती है, उनकी लिंक्स को आपसे कैसे ले सकते हैं, उनके बारे में भी आप अच्छा, प्लीज तो बताएं। यूट्यूब का तो नाम ही बहुत सिंपल है, डॉक्टर सुषमा रावत। तो जी जैसे आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो सारे वीडियोस आ जाएंगे, जिसमें विटामिन डी के वीडियोस है, जिनमें देश के लिए जो हम काम करें उसके वीडियोस है, और उसमें कुछ पोएट्रीज के भी, जो मेरा शौक है पोएट्री लिखना, वो भी जी वीडियोस है। तो जी आपको एक कॉकटेल मिलेगी। काम की चीज निकाल लें हम लोग अपने। और दूसरा मैडम आप ये बताएं कि आपसे कुछ लोग अपने इलाज के बारे में, आपकी पैथी के बारे में मिलना चाहते हैं, तो वो कैसे संपर्क करें आपसे? तो देखिए, मेरा मैं फोन नंबर बता देती हूँ आपको, अगर आप लिखना चाहें तो 98268 9770 268 9770। जस्ट मोमेंट, आप रिपीट करें मैडम इसको एक बार फिर से। 98268 जी 9770 9770। हाँ जी। और मेरा जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे ना मेरा नाम, तो हॉस्पिटल का एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर भी आ जाएगा, हॉस्पिटल के फोन नंबर आ जाएंगे। आजकल व्यवस्था इंटरनेट के कारण बहुत अच्छी हो गई है। सुषमा जी, आपसे अंतिम प्रश्न है मेरा। आपने 2 बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, और जो दूसरी पुस्तक आपने गोल्डन रेस के बारे में लिखी, वैसे तो हम दोनों ही पुस्तकों के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन जो गोल्डन रेस आपने बुक लिखी है वो शायद सभी के लिए कॉमन यूज की चीज है। कृपया आप अपनी दोनों पुस्तकों के बारे में संक्षिप्त में बताएं, और उसके बाद में मैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि आज इस प्रोग्राम में वे आभार प्रकट करेंगे। सुषमा जी प्लीज। तो मेरी पहली पुस्तक है फ्रीडम फ्रॉम एपिलेप्सी। तो ये भी इसी तरह चालू हुई कि जब एक पेशेंट ने मुझे आके बोला कि उसके बच्चे को झटके आते थे, और उन्होंने माँ ने आके बोला कि हम जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन नहीं देंगे, अब आपको जो करना है करो। तो मुझे रास्ता ढूंढना पड़ा। आई वॉज फोर्स्ड कि ये रास्ता मैं दूसरा ढूंढूं। फिर मैं कभी नेचुरोपैथी की किताबें, कभी आयुर्वेद की किताबें खोलती थी कि भाई इसका कारण क्या है। और फिर मेरा विटामिन डी पे विश्वास था ही, मैंने उनको विटामिन डी दिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दिया, और इतना बढ़िया परिवर्तन आया कि मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऐसे 30 पेशेंट्स हो गए कि जिनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। सबसे पहली बात कि वो दवाइयों से छुटकारा हो गया, पर वो 8 महीने बाद होता है, हाथों हाथ नहीं होता है। दूसरी बात कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका स्टैमिना, उसका इंटेलिजेंस उसको वापस मिल गया, जो ये दवाइयों के कारण खो चुका था। और मुझे मतलब बुरा लगता है कि क्यों एलोपैथिक डॉक्टर्स ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पेशेंट्स को इतना डिप्रेशन में ले जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खत्म कर देती। सिर्फ झटके नहीं आना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पोर्टेंट है, हम कुछ कर पाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो आप किताब पढ़ेंगे तो अगर आपकी फैमिली में नहीं है एपिलेप्सी तो बहुत भगवान की दया है, पर अगर किताब पढ़े तो आप ये समझेंगे कि थेरेपी कितनी पावरफुल है, कि व्यक्ति को पूरा नॉर्मल पॉइंट पे ले आती है। एक बच्चा था 10वीं क्लास में था, उसको एपिलेप्सी आती थी, उसको ये दिया, ये सारा मेरा मेथड दिया। 12वीं में जब वो आया तो मैंने उससे पूछा कि तुमने वो दवाइयां छोड़ी एंटी एपिलेप्टिक, तुम्हें क्या फर्क समझ पाया? तो उसने बताया कि जब मैं पहले मैथ्स के सम्स करता था, कहीं मेरे को अड़चन आ जाती तो मैं सम छोड़ देता था। अब जब ये पैथी के बाद मेरे दिमाग को इतनी ताकत मिल गई है, भले ही वो अड़चन आ जाए मैं सॉल्व करके आंसर ढूंढ ही लेता हूँ। तो मैं बता रही हूँ ना, जब तक मेरे साथ मेरे पे विश्वास करने वाले अगर पेशेंट नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती हूँ। इसलिए मैं तहे दिल से सारे पेशेंट्स का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पे। और दूसरी बात कि वो जो सूर्य स्नान की पुस्तक है, मैं पिछले 12 साल से सूर्य स्नान ले रही हूँ, जब से मैंने समझा है कि हमने अपने पुराने ज्ञान को भुला दिया है, जो जिसमें सूर्य स्नान था, 12 साल से ले रही हूँ। तो उससे जो मेरे को ज्ञान अर्जित हुआ है, वो ज्ञान मैंने इस पुस्तक में डाला है। जो भी ये पुस्तक पढ़ेगा, मेरा विश्वास है कि वो सूर्य स्नान जरूर लेगा और अपने जीवन में से दवाइयां कम करेगा। व्यास जी, मैं सुबह से आज सोच रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि क्या हम इस होलिस्टिक मेडिसिन से हमारे देश में से 80% दवाइयां हटा सकते हैं। 20% इसलिए रख रही हूँ इमरजेंसी मेडिसिन। जैसे आपके एक फ्रेंड ने एक मुहिम चला रखा है कि वो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करें, वैसे ही मैं होलिस्टिक एनर्जी को इस्तेमाल करके इस देश में से 80%
दवाइयाँ, केमिकल्स हटाना चाहती हूँ, 20% इमरजेंसी के लिए रखना चाहती हूँ। ऐसी मेरी ईश्वर करे आप अपने मिशन में सफल हों और ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और हमें आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, तो हम सब लोग भी आपके ज्ञान से लाभान्वित होते रहेंगे। मैं अंत में धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, हम आपको कैसे इसके लिए धन्यवाद दें, आप इतनी दूर से बैठ करके इस इतने बड़े कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं और केवल आज ही नहीं कर रहे हैं, जब से मैडम ने पेस्टिसाइड फ्री इंडिया वाला प्रोग्राम शुरू किया है तब से आप हमारे साथ एक निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं और इस पूरे प्लेटफॉर्म को आप संभालते हैं इतनी दूर से बैठ करके। कल जब आपसे पहली बार मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि एक बहुत ही साधु आदमी बैठा हुआ है इतनी दूरी पर, जो हम सब लोगों को जोड़े हुए हैं और इतनी सारी सुविधाएं हम सबको दे रहा है। मैं धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि धर्मेंद्र जी आज इस कार्यक्रम के अंत में आप आभार के 2 शब्द हम सबको बताएं और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धर्मेंद्र जी, तो आपने बहुत भारी शब्द रख के मुझे भारी कर दिया है। वो सत्य है, वो सत्य है। नहीं, भाव से सेवा है। बिल्कुल नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं डॉक्टर सुषमा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार कर आज हमारा अपना अमूल्य समय, साथ ही उन्होंने चिकित्सा की विभिन्न विधाओं को बहुत ही खूबसूरती से एकत्र करके हमारे सामने रखा है। मैं साथ ही प्रोफेसर यशपाल व्यास जी का भी धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आज का प्रोग्राम संयोजन किया है और आप सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतना 1.5 घंटा, मतलब भूख का टाइम भी हो चुका है और सभी ने बिना किसी उसके पूरी तरह से इस प्रोग्राम में भाग लिया है, क्योंकि जब तक श्रोता और दर्शक नहीं होंगे तो वो प्रोग्राम बेकार होगा। तो मैं आपको सभी को धन्यवाद अदा करता हूं और खासकर सुषमा जी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें उनके इस ज्ञान का हमें लाभ दिया। थैंक यू। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और आज के